हिंदी भाषियों या बिहारियों को अभी भी यहाँ घर बनाने, फ्लैट खरीदने, कारोबार करने के लिए रंगदारी देनी पड़ती है भाई। यहाँ तक कि रेलवे और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले गैर बंगालियों से भी रंगदारी वसूलते हैं ममता दीदी के काडर्स। जी, रेलवे के कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर को भी देना पड़ता है रिश्वत। इसीलिए नाराजगी, इसलिए भीतर नाराजगी है, लेकिन खुल कर विरोध नहीं कर सकते, डर भी है। तो लेफ्ट की सरकार जब थी तब दूध भी लेफ्ट के लोगों से लेने का दबाव था हिंदी भाषियों पर कि आप दूध भी उन्हीं से लेंगे। अभी टीएमसी के ग्रामीण सिपाहियों का काफ़ी दबाव हिंदी भाषियों पर रहता है, जो कैडर्स हैं। और वो मैंने कहा ना कि रेलवे में नौकरी कर रहे हैं तब, या भारत सरकार के किसी भी संस्थान में है तब, आपको दुर्गा पूजा पर्व त्योहार पर ये ममता दीदी के कैडर्स को रंगदारी देनी ही पड़ती है। बंगाल चुनाव में बिहारी तय करेंगे किसकी सरकार, दांव पर कई बिहारी नेताओं की साख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए बड़ी चुनौती है। यहां 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां हिंदी भाषा बोलने वाले जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ बिहार, यूपी, झारखंड जैसे हिंदी भाषी राज्यों से आकर बसे लोगों की संख्या अधिक है। इस सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने बिहार के करीब 150 नेताओं को तैनात किया है। अब आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत त्यूसर से। सर, पश्चिम बंगाल के चुनाव में बिहार के कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में 15-20 साल के बाद ही कोई बड़ा परिवर्तन आया है। वाम दलों की सरकार थी, उसको कोई हटा नहीं पा रहा था। ममता बनर्जी ने वाम दलों को हटाने के लिए, सत्ता में आने के लिए 15 साल संघर्ष किया, तब जाकर सफलता मिली। मतलब पहले अटेम्प्ट में कुछ नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में कुछ सफलता मिली और तीसरे अटेम्प्ट में वो सरकार बना पाई। बीजेपी ने भी कोशिश की पहले अटेम्प्ट में ममता को मात देने की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, 3 सीटों पर सिमट गई। फिर दूसरा अटेम्प्ट लिया बीजेपी ने तो 77 सीटों तक पहुंच गई। तो बीजेपी तो तेजी से बढ़ रही है और बीजेपी का तीसरा अटेम्प्ट है। तो माना जा रहा है कि भाई कहीं जिस तरह से ममता ने वाम दलों को अपने तीसरे अटेम्प्ट में सत्ता से बाहर कर दिया, क्या बीजेपी भी ममता दीदी को अपने तीसरे अटेम्प्ट में सत्ता से बाहर कर देगी? और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है, एड़ी चुट्टी का जोर लगा दिया है। देखिए, दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी इन इलाकों में बिहार के नेताओं को अपनी पार्टी से सांसद बनाकर बिहारी अस्मिता का कार्ड खेला है। लड़ाई बंगाल विधानसभा चुनाव की है, लेकिन मुकाबला बिहार वर्सेस बिहार का है। मतलब बिहारी नेताओं की साख दांव पर है। बीजेपी और टीएमसी बिहार के लोगों और हिंदी भाषियों को लुभाने की हर कोशिश प्रयास कर रही है। सर, तो कोलकाता, आसनसोल और बर्धमान जैसी हिंदी भाषियों की अच्छी संख्या है वो क्षेत्र में। बिल्कुल, बर्धमान जैसे इलाकों में हिंदी भाषी लोगों की संख्या बहुत अच्छी है और बीजेपी ने बिहार के विधायकों, मंत्रियों समेत करीब 150 नेताओं को वहां उतारा है। इन नेताओं के साथ चुनाव अभियान की कमान बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे संभाल रहे हैं। उनके साथ लगभग 12 विधायक हैं, 12 से ज़्यादा प्रदेश संगठन स्तर के नेता हैं और युवा मोर्चा के 50 पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष हैं। इनका काम हिंदी भाषी लोगों को पार्टी से जोड़ना है। चुनाव प्रचार में 2 प्रमुख चेहरे हैं। पहला तो नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, दूसरे मंगल पांडे। ठीक है, नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं। बंगाल में कायस्थों की संख्या 3% से ज़्यादा है। इस जाति के लोग हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब तक इनका साथ ममता को मिलता रहा है। इस बार बीजेपी चाहती है कि नितिन नवीन के जरिए जोड़ा जाए बीजेपी से। पश्चिम बंगाल में 37 साल कायस्थ मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के विधान चंद्र राय, और 14 साल रहे, और सीपीएम के ज्योति बसु 23 साल रहे। वही मैंने कहा कि 3 अटेम्प्ट लिया ममता ने उनको सत्ता से बाहर करने के लिए, तब सफलता मिली। सर, तो ऐसे में नितिन नवीन विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में अधिक समय भी दे रहे हैं। नितिन नवीन विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में समय दे रहे हैं, स्वाभाविक है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चुनाव के पहले उनको ये जिम्मेवारी दी गई है। तो 25 मार्च को उन्होंने कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। मंगल पांडे बीजेपी के बंगाल प्रभारी हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। इनकी भी कोशिश है कि बंगाल में बीजेपी की मजबूती बढ़ाई जाए। बंगाल के स्वर्ण वोट बैंक को बीजेपी की ओर से साधने के लिए ही
हिंदी भाषी लोगों को बीजेपी के साथ लाने के लिए ही नितिन नवीन और मंगल पांडे को आगे किया गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा हिंदी भाषी लोगों को लुभाने की कोशिश की जानी थी। इसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बिहार से आए हैं। सर, तो ममता बनर्जी भी तो बिहारी वोटर्स को ध्यान में रखकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बिहार से आए लोगों को लुभाने के लिए बिहारी नेताओं को तैनात किया है। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले से ही इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। उनको अंदाजा था कि बीजेपी क्या खेला करेगी, जो बिहारी हैं, जो हिंदी भाषी हैं, उनको कैसे गोलबंद करेगी, और इसके लिए उन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। बिहार के दो बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद को ममता ने आगे बढ़ाया, अपनी पार्टी के टिकट दिए, दोनों चुनाव लड़े और जीतकर सांसद भी बन गए हैं। अब इन पर बिहारियों के वोट टीएमसी की तरफ लाने की जिम्मेवारी है। शत्रुघ्न सिन्हा कायस्थ समाज से आते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल के बर्धमान के आसनसोल से सांसद हैं। यह इलाका झारखंड की सीमा के पास है। यहाँ की 50% आबादी हिंदी भाषी है। ये लोग मूल रूप से बिहार और झारखंड के हैं और आसनसोल लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें जैसे पांडवेश्वर, रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी और बाराबनी विधानसभा क्षेत्र हैं। आसनसोल कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा घनी आबादी वाला इलाका माना जाता है और यह अपने कोयला खदानों, रेलवे जंक्शन और लोहा इस्पात केंद्रित उद्योगों के लिए जाना जाता है। कीर्ति आजाद ब्राह्मण जाति से आने वाले हैं, आते हैं और वर्धमान दुर्गापुर से सांसद भी हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र जैसे दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम, दुर्गापुर पूर्वी, गलसी, वर्धमान उत्तर, वर्धमान दक्षिण, मत्तेश्वर, भतार और मानगोविंद विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कीर्ति आजाद दरभंगा से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस के भी नेता रह चुके हैं और अब टीएमसी में हैं। तो ममता बनर्जी ने नितिन नवीन और मंगल पांडे की काट के लिए शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद को लगाया है। अब देखिए लड़ाई है क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव की। पश्चिम बंगाल में चुनाव है ना, और लड़ाई किसके बीच है? बिहारी नेताओं के बीच। मतलब बिहार के 4 दिग्गज नेताओं के बीच लड़ाई है। अब देखना यह है कि कौन ज़्यादा बिहारियों को प्रभावित कर पाता है। जो ज़्यादा कामयाब होगा उसकी सरकार बनेगी। सर, तो बंगाल में बिहारियों की ताकत कितनी है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल में 63 लाख से ज़्यादा लोग हिंदी भाषी हैं और यहाँ करीब 12 लाख लोग बिहार से हैं। कोलकाता में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी रहते हैं। इसके अलावा हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना में भी इनकी अच्छी खासी आबादी है और बिहार के लोग यहाँ जूट मिल, दूसरी कारखानों में काम करने के लिए आए और बस भी गए हैं। उत्तर बंगाल में बिहार के किशनगंज, कटिहार, अररिया जिले के काफ़ी लोग व्यापार करते हैं। उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और पश्चिम बंगाल में बंगाल को बांट कर देखा जाए तो उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग है, कुछ बिहार है और मालदा है। दक्षिण में आसनसोल है, दुर्गापुर है, रानीपुर जैसे कोयलांचल का इलाका है। तो धनबाद, जो धनबाद तक जाता है, और पश्चिम के इलाके में मेदिनीपुर है, खड़गपुर है, कोलकाता है और उत्तर 24 परगना के इलाके आते हैं। इन इलाकों में हिंदी भाषी जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। वो जिसका साथ देंगे वही चुनाव जीतेगा। तो हिंदी भाषियों को साधने के लिए ममता बनर्जी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और बीजेपी ने भी लगा दिया है। लेकिन ममता बनर्जी जो बंगला वाला होता है ना, बंगला स्वाभिमान की बात उठाती रहती है और बंगाली और अदर्स वर्सेज अदर्स करना चाहती है, जब उनका चुनावी रणनीति रहा है, उस वजह से माना जा रहा है कि कहीं बीजेपी की तरफ हिंदी भाषी के लोग आकर्षित हो सकते हैं। सर, तो वहाँ बंगाल में कितनी सीटों पर किंग मेकर है हिंदी भाषी लोग? देखिए बंगाल में जो बंगाल के बाहर के लोग हैं उनको हिंदुस्तानी कहा जाता है जी। मतलब बाहरी। तो बंगाल के लोग को क्या कहा जाता है? बंगाली। मतलब बंगाली के अलावा सब हिंदुस्तानी है। तो 35 से 40 सीटों पर ये हिंदुस्तानी ही जीत हार तय करते हैं। इनमें से 15-20 सीटों पर तो किंग मेकर हैं। हिंदी भाषियों के प्रभाव वाले इलाकों में औद्योगिक और बॉर्डर के पास के क्षेत्र हैं। इनमें आसनसोल, दुर्गापुर के रानीगंज, कुल्टी और बरनपुर के इलाके हैं।
कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में गार्डन रीच, ममोटिया, बुरुज, बेहाला, मानिक तल्ला जैसे इलाके हैं जहाँ पर हिंदी भाषी ज़्यादा रहते हैं। उत्तर 24 परगना में बारानगर, दमदम, बैरकपुर के इलाके हैं जहाँ पर हिंदी भाषी ज़्यादा है। हावड़ा, गुगली इंडस्ट्रियल इलाकों में हावड़ा के अलावा कई विधानसभा सीट पर जो हिंदी भाषी लोग हैं यानी हिंदुस्तानी हैं उनका अच्छा खासा प्रभाव है। बंगाल में बंगाली बनाम बाहरी मुद्दा हमेशा अहम रहा। समझ रहे, मैंने कहा ना ममता बनर्जी यहीं कार्ड खेलती रही हैं और इसके बावजूद ममता बनर्जी बिहारियों को रिझाने में अभी जुटी हुई है। लंबे समय तक बंगाल में पत्रकारिता करने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने बिहारियों को प्रभावित करने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया, छठ जैसे महापर्व को प्रमोट करना शुरू किया, लेकिन चुनाव में बंगाली बनाम बाहरी का कार्ड वो हमेशा खेलती रही हैं। तो अब देखना यह है कि बंगाली अस्मिता जगाने की कोशिश करने वाली ममता बनर्जी का साथ क्या भारतीय देते हैं, हिंदुस्तानी देते हैं, मतलब जो हिंदी भाषी लोग हैं वो देते हैं, या वो बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। इसी पर हार जीत तय करेगा। सर, तो बिहारियों का साथ बीजेपी को मिल सकता है क्या? मैंने कहा ही कि जो बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई है उसकी वजह से बीजेपी को लाभ मिल सकता है। ममता बनर्जी बिहारियों को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये बहुत आसान भी नहीं है क्योंकि वो हमेशा बिहारी बंगाली वर्सेस अदर्स करती रही हैं। लेकिन अगर वो बिहारियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं छठ घाट बनवा के, संस्कृत विश्वविद्यालय बनवा करके, तो बिहारी थोड़ा सॉफ्ट हो सकते हैं उनके प्रति और ऐसा हो गए तो उनको लाभ भी मिल सकता है। लेकिन उनको बंगाली और मुसलमानों को भी खुश रखना है भाई, क्यों उत्तर भारतीयों पर ध्यान देंगी तो दिक्कत हो जाएगा ना। उनका बंगाली और बनाम बाहरी वाला मुद्दा तो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। दूसरी तरफ इस बार बीजेपी बिहारियों को खास मौका दे रही है, ठीक है ना। इसका लाभ बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बंगाल में दो तरह का तबका है, एक बंगाली और दूसरा बिहारी। बिहारी में बिहार से आए लोगों के साथ ही झारखंड, उत्तर प्रदेश, दूसरे राज्यों के लोग शामिल हैं। यहाँ इन सभी को बिहारी या हिंदुस्तानी कहकर बुलाया जाता है। वहाँ यूपी वाले को यूपी वाला नहीं कहा जाता है, हिंदुस्तानी, हाँ, पूर्वांचली नहीं कहा जाता है, हिंदुस्तानी कहा जाता है। बिहारी कहा जाता है बिहारियों को, लेकिन बाकी लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता है। तो हिंदी भाषी तबके का बड़ा वर्ग लोभ भय के कारण टीएमसी के साथ सटा रहता है, लेकिन हिंदी भाषियों की बड़ी आबादी सत्ता विरोधी है, सत्ता विरोधी रही है। ममता बनर्जी के साथ कभी नहीं रही है, वाम दलों के साथ मन से कभी नहीं रही है, मजबूरी में रही है। हिंदी भाषियों या बिहारियों को अभी भी यहाँ घर बनाने, फ्लैट खरीदने, कारोबार करने के लिए रंगदारी देनी पड़ती है भाई। यहाँ तक कि रेलवे और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले गैर बंगालियों से भी रंगदारी वसूलते हैं ममता दीदी के कार्डर्स। जी, रेलवे के कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर को भी देना पड़ता है रिश्वत। इसीलिए नाराजगी, इसलिए भीतर भीतर नाराजगी है, लेकिन खुल कर विरोध नहीं कर सकते, डर भी है। तो लेफ्ट की सरकार जब थी तब दूध भी लेफ्ट के लोगों से लेने का दबाव था हिंदी भाषियों पर कि आप दूध भी उन्हीं से लेंगे। अभी टीएमसी के ग्रामीण सिपाहियों का काफ़ी दबाव हिंदी भाषियों पर रहता है, जो कैडर्स हैं। और वो मैंने कहा ना कि रेलवे में नौकरी कर रहे हैं तब, या भारत सरकार के किसी भी संस्थान में है तब, आपको दुर्गा पूजा पर्व त्यौहार पर ये ममता दीदी के कार्डर्स को रंगदारी देनी ही पड़ती है। तो वो तो भीतर से चाहते हैं कि नहीं भाई ममता दीदी चली जाए, तो इसका फायदा बीजेपी को, बीजेपी की सरकार आ जाए। हाँ, बशर्ते वो वोट डाल पाए, क्योंकि ममता दीदी के गढ़ में, ममता दीदी के विरोध में वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचना बहुत आसान काम नहीं है। मतलब वहाँ भी गुंडागर्दी होती है, बहुत उनके कैडर्स गली गली में हैं और वो नज़र रखते हैं और वो बूथ कब्जा नहीं करते हैं, वो घर कब्जा कर लेते हैं। मतलब जानते हैं कि ये बीजेपी के वोटर्स हैं तो सामने चाय की दुकान लगा के बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि आपको कहीं नहीं जाना है आज। तो जो बीजेपी के वोटर्स और समर्थक हैं वो घर से निकलते ही नहीं है डर से। तो ये बीजेपी के लिए चुनौती है कि जो बीजेपी को सत्ता में लाने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आ जाए, उनको मतदान केंद्र तक बीजेपी कैसे पहुंचाएगी, और मतदान के बाद टीएमसी के जो लठैत हैं उनसे उनकी रक्षा कैसे करेगी। जब तक ये भरोसा बीजेपी नहीं देगी कि हम आप
की रक्षा करेंगे, आप वोट दीजिए, तब तक वो घर से निकलेंगे नहीं और ममता दीदी फिर जीत जाएंगी। तो अब देखना ये है कि बीजेपी किस हद तक जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके मनोबल को बढ़ा पाती है, उनको बूथ तक ले जा पाती है। तो सुना आपने, तो अब देखना काफी दिलचस्प होगा बंगाल का चुनाव। अब आपकी क्या राय है इस पूरे डिबेट को सुनने के बाद? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।